नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। चाणक्य की साम दाम दंड भेद वाली नीति से तो आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सिद्धांत भी बड़े काम के हैं। इसमें निम्नलिखित रणनीतियां शामिल है: संधि यानी ट्रीटी विग्रह, ये संधि तोड़ना और युद्ध शुरू करना; आसन यानी तटस्थता; यना यानी युद्ध के लिए मार्च की तैयारी; सामश्रय समान लक्ष्य रखने वालों के साथ हाथ मिलाना; और अंत में दैध भाव, दोहरी नीति यानी एक दुश्मन से कुछ समय के लिए दोस्ती और दूसरे से दुश्मनी। तमाम तरह की स्थितियां हमारे समाज में हर जगह उभरती रहती है। हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी रक्षा, सभी क्षेत्रों में हम इसे कैसे प्रबंधित करें? चाणक्य को दुनिया में आदर्शवादी नहीं बल्कि सबसे पुराने, सर्वश्रेष्ठ, यथार्थवादी के रूप में जाना जाता है। चाणक्य के पास भावना के लिए कोई जगह नहीं थी। जिस चाणक्य को हम इतने अच्छे से जानते हैं, हर घर के अंदर रोजाना कोई ना कोई चाणक्य नीति की बात होती है। उस चाणक्य को देश में कितनी जगह मिली है? कुछ अवधारणाएं जो चाणक्य ने हमें दी। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के तीन उद्देश्य हैं। रक्षा, जब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं, वो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। चाणक्य का कहना था कि सुरक्षा पहले, बाकी सब बाद में। सुरक्षा देश के बॉर्डर और यहाँ के नागरिकों की। आपका पड़ोसी आपका मित्र नहीं हो सकता। राजा या शासक को राज्य में केंद्रीय व्यक्ति माना जाता है। ये महत्वपूर्ण निर्णय लेने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, राज्य की रक्षा करने और लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पलाना, शासक को अपने क्षेत्र यानी पालना की रक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। योगक्षेम, लोगों के कल्याण की रक्षा करना। कौटिल्य के लिए विदेश नीति का पैमाना यह है कि क्या यह राज्य को गिरावट, यथास्थिति और उन्नति के चक्र में आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। विदेश नीति के लक्ष्य क्षेत्र की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक कल्याण प्रदान करने से भी संबंधित है। दोनों एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। इसलिए भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में पाकिस्तान और चीन जो संभावित भूमिका निभा सकते हैं, वो काफी हद तक उनके प्रति भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित करना चाहिए। इसलिए स्पष्ट रूप से बताने में मदद मिलेगी कि भारत का राष्ट्रहित क्या है और ये एक वैश्वीकृत अनुष्ठित दुनिया में अपनी विदेश नीति के लक्ष्य, योगक्षेम यानी सुरक्षा और कल्याण को कैसे परिभाषित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संग्रीला डायलॉग में अपने मुख्य भाषण में भारत के भविष्य की आर्थिक संभावनाओं को न केवल देश की अर्थव्यवस्था के पैमाने से जोड़ा, बल्कि उसके वैश्विक जुड़ाव की गहराइयों से भी इसे कनेक्ट किया। क्षेत्र में राज्यों की परस्पर निर्भर किस्मत प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को विशेषाधिकार देने का एक सम्मोहक मामला बनाती है। नियम के आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भारत को प्रयासशील रूप से सुरक्षा और समृद्धि के दोहरे लक्ष्यों को लक्षित करता है। इस संदर्भ में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अच्छी तरह से स्थापित एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में चीन का महत्व भारत की रणनीतिक गणना में कमजोर पाकिस्तान से कहीं अधिक है। भारत की महान शक्ति की स्थिति की खोज में चीन की भूमिका महत्वपूर्ण है। हालांकि जिस हद तक एक स्थिर और शांतिपूर्ण पड़ोस भारत की आर्थिक समृद्धि का आधार है, पाकिस्तान के साथ संबंध भी ध्यान देने योग्य है। जब एक निष्कर्ष पाकिस्तान काफी अच्छा है, एक उत्पादक रूप से संलग्न चीन अनिवार्य है। दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चीन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान 44वें स्थान पर है। भारत चीन संबंधों से पाकिस्तान के साथ संबंधों की तुलना में भारत को कुछ ठोस लाभ मिले। उदाहरण के लिए चीन वित्त वर्ष 2011 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनने की राह पर। पाकिस्तान रणनीतिक प्रतिद्वंदी। मौलिक अर्थ में पाकिस्तान को जन्मजात शत्रु के रूप में सदैव भारत का विरोध करना चाहिए। एक ऐसे देश के लिए जिसे 1947 में अंग्रेजों के भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ने के बाद भारतीय मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में स्थापित किया गया था, वहां हमेशा यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी कि मातृभूमि का निर्माण सबसे पहले क्यों किया गया था। इसका शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान भी मानता है कि भारत से रणनीतिक खतरा वैचारिक खतरे के समान ही अस्तित्वगत है और इसने पाकिस्तान के विदेश और रक्षा नीतियों पर वीटो के साथ खुद को सफलतापूर्वक राज्य के ऊपर ढाल लिया है। भारत का विरोध करने की पाकिस्तान की प्रतिवर्ती इच्छा कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में भी पाकिस्तान की विदेश नीति की गणना कथित भारतीय खतरे से आकार लेती रही है। भारत के पारंपरिक सैन्य लाभ को बेहतर करने के लिए उत्सुक पाकिस्तान ने शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान विभिन्न संगठनों के साथ अमेरिका के साथ हाथ मिलाया, जाहिर तौर पर साम्यवाद से लड़ने के लिए एक ऐसा लक्ष्य जिसे उसकी स्थापना ने शायद ही गंभीरता से लिया था। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी में से एक होने के बावजूद पाकिस्तान ने इस्लामिक स्टेटस संगठन में भारत के प्रवेश का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी गैर स्थायी सीट की भारत की मांग को खारिज कर दिया और हाल ही में बासमती चावल पर भौगोलिक संकेत के लिए भारत की बोली का विरोध किया। भारत के प्रति पाकिस्तान का विरोध अडिग और संचरणात्मक प्रतीत होता है। जम्मू कश्मीर से संबंधित केंद्रीय विवाद सुलझ जाने के बाद भी इसके पीछे हटने की संभावना नहीं है, जो अपने आप में एक दुर्धर्ष संभावना है। कई अर्थों में पाकिस्तान एक आदर्श कौटिल्यन राज्य से दूर है और राजनीतिक नेतृत्व को महत्व देता है। वैज्ञानिक जांच
पर निर्णय लेने पर और तर्क संगतता को नैतिकता के साथ जोड़ता है और सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से भौतिक और गैर भौतिक दोनों शब्दों से श्राविक शक्ति की संकल्पना करता है, जो शासक, मंत्रियों, क्षेत्र, जनसंख्या को सशस्त्र शक्ति से भी ऊपर रखता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि पाकिस्तान ने कुछ हद तक पारंपरिक तरीकों का सहारा लेकर परमाणु हथियार हासिल करके और चीन को जवाबी कार्रवाई के रूप में लाभ उठाकर भारत के मुकाबले अपनी सापेक्ष कमजोरी की भरपाई कर ली है। ये सभी रणनीतियां कौटिल्य ने कमजोर लोगों के लिए निर्धारित की हैं। हालांकि व्यापक शासन कला के परिप्रेक्ष्य से अर्थशास्त्र विशिष्ट रूप से प्रतिपादित होती है। पाकिस्तान का मूल्यांकन तर्कहीन और अविवेकी के रूप में किया जा सकता है। इसने जनपद पर सशस्त्र शक्ति को प्राथमिकता देना जारी रखा, राज्य के ऊपर राज्य नीति निर्माण में बाहरी प्रभाव का आनंद ले रही है। पाकिस्तान ने कश्मीर को अस्थिर करने के लिए कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी समूहों का उपयोग किया। हाल के वर्षों में कई आतंकवादी हमलों और उग्रवाद की अनिहित जड़ों के साथ अपनी धरती पर विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं। चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। दूसरी ओर चीन भारत का रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है और जरूरी नहीं कि वह रणनीतिक प्रतिद्वंदी भी हो। भारत के प्रति इसका दृष्टिकोण भारत का विरोध करने की आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित नहीं है। इसके बजाय चीन भारत के साथ अपने संबंधों को प्रतिस्पर्धा दृष्टिकोण से देखता है, जिससे केंद्र में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की राजनीति है। यह भारत के खिलाफ अपने लोगों के बीच बहुत कम लोकप्रिय असंतोष प्रदर्शित करती है। लोकतंत्र होने के बावजूद भारत की राजनीतिक पहचान चीन के लिए न्यूनतम वैचारिक खतरा पैदा करती है, जो खुद को केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वैचारिक प्रतिस्पर्धा में मानता है। हालांकि भारत चीन के लिए जिस स्तर पर रणनीतिक खतरा पैदा करता है वह हाल के दिनों में और अधिक स्पष्ट हो गया। शीत युद्ध के अंत में भारत और चीन दोनों, जो मोटे तौर पर सहसमान थे, 1993 के सीमा शांति और शांति समझौते, 1996, 2003, 2012 के कई अन्य समझौतों में पड़ोस में स्थिरता बनाए रखने में मदद की है, जो आर्थिक सुधार में दोनों देशों के प्रयासों के मामले के लिए महत्वपूर्ण था। यह उस बात का सामयिक था जिसे पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले द्वारा दोनों देशों के बीच गलत धारणा से पहले चरण के रूप में पहचानते हैं। लगभग 2 दशकों के शांतिपूर्ण एकीकरण के बाद चीन अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार और इच्छुक है। भारत और चीन के बीच शक्ति विषमता, साथ ही चीन के इरादे में क्रमिक बदलाव ने द्विपक्षीय संबंधों के चरित्र को बदल दिया। 2017 के डोकलाम संकट में इसकी मुखरता और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति इसके स्पष्ट झुकाव ने बीजिंग के होश उड़ा दिए। 2020 की गर्मियों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देखी गई हिंसा की कुछ पर्यवेक्षकों को यह विश्वास दिला सकती है कि भारत वास्तव में अपने 2 पड़ोसियों के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध के खतरे का सामना कर रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।